एक परफेक्ट शुरुआत थी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा और कुछ ही घंटों में साल 2022 जाने को है। दुनिया के कई देशों में साल 2023 की शुरुआत भी हो चुकी है। नए साल के जश्न के लिए देश में अलग अलग राज्यों की दिखाएंगे आपको तैयारियां। साथ ही होंगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह ने बेंगलुरु में पार्टी के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 3 तलाक सहित आतंकवाद और अनुच्छेद 370 के खिलाफ भाजपा के निर्णायक फैसलों को सराहा। राज्य की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी का किया दावा। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की एक उच्च स्तरीय बैठक। चीन, सिंगापुर और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ते मामलों के मद्देनजर की कोविड से बचाव व तैयारियों की समीक्षा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष को एक मंच पर आने का किया आह्वान, किया कटाक्ष, कहा आरएसएस भाजपा से सीखता हूं कई चीजें। भाजपा का पलटवार, कांग्रेस को भाजपा से सीखनी चाहिए एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका। असम में परिसीमन से पहले राज्य कैबिनेट का बड़ा फैसला। 4 मौजूदा जिलों विश्वनाथ, होजई, बजाली और तुमुलपुर का होगा विलय। प्रशासनिक जरूरतों और विकास के मद्देनजर किया गया है फैसला। राज्य में जिलों की संख्या 35 से घटकर हो जाएगी 31। ऋषभ पंत की स्थिति बनी हुई है स्थिर। परिवहन मंत्रालय की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर घटना के कारणों की पड़ताल की। शुक्रवार की सुबह क्रिकेटर विकेटकीपर की कार हो गई थी दुर्घटनाग्रस्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड की स्थिति पर चीन से मांगे और आंकड़े। बढ़ते जोखिम और खतरे के आकलन के लिए कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी मांगी जानकारी। नए साल से क्रोएशिया में भी शुरू हो जाएगा यूरो का चलन। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच क्रोएशिया ने उठाया कदम। बीते कई महीने से शुरू कर दी थी तैयारी। दो 2023 का दुनिया के कई हिस्सों में हुआ आगाज। कोविड काल के बाद पहली बार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है जश्न। भारत के महानगर और पर्यटक स्थलों पर लोगों में देखा जा रहा है खासा जोश। और पूर्व बेनेडिक्ट 16वें का 95 साल की उम्र में हुआ निधन। 600 साल के इतिहास में इस्तीफा देने वाले पहले पोप। साल 2013 में इस्तीफा दे अनुयायियों को किया था स्तब्ध। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भाजपा के बूथ अध्यक्षों और बूथ स्तर एजेंटों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कामों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता भ्रष्टाचार का द्वार है, जबकि भाजपा के लिए सत्ता समाज के हर व्यक्ति को सुख देने का साधन है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से 370 हटाने और 3 तलाक के खिलाफ कानून जैसे बड़े फैसलों का उल्लेख किया। जो धारा 370 कश्मीर को भारत से अलग रखती थी, वो धारा 370 को मोदी जी ने 2019 में 5 अगस्त को कलम के एक ही झटके से समाप्त कर दिया। ये कांग्रेस, जेडीएस, कम्युनिस्ट, समता, ममता, सपा, बसपा, ये सारे काऊ 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 करने लगे कि मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाइए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मैं आज जेडीएस और कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़िए,
कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को हटाया, धारा 370 को हटाया, सीए लेकर आए और मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित करने की क्या है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया और कुमार स्वामी वो और उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकती है क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? कर्नाटक को पीएफआई से बचा सकते हैं क्या? अरे कुछ नहीं कर सकते, वोट बैंक से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट बैंक से नहीं डरते, देश को सुरक्षित करने में मानने वाले लोग हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आवासीय परिसर और प्रशासनिक कार्यालय का भी उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने आईटीबीपी के जवानों की देश सेवा को सराहते हुए कहा कि उनके होते हुए देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड की स्थिति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण में आए उछाल संबंधी जानकारी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी बताया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने यात्रा के मकसद और उनकी सुरक्षा सहित अन्य राजनीतिक स्थितियों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी वैचारिक रूप से जुड़े हैं। एक बार फिर उन्होंने साल 2024 से पहले विपक्ष को एक मंच पर आने की अपील की। वहीं उन्होंने टी शर्ट पहनने को लेकर भी कहा कि जब मुझे अभी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है इसलिए नहीं पहन रहा हूं। वहीं उन्होंने कटाक्ष करने के अंदाज में कहा कि वे भाजपा और आरएसएस के लोगों को अपना गुरु मानते हैं। इस पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया और नसीहत दी कि कांग्रेस को भाजपा से सीखने की जरूरत है कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका क्या होती है। आज राहुल गांधी जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रवचन की मुद्रा में वही पुरानी चीजें पुनः कहने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि वो यात्रा के दौरान उनको जेपी से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हां ये सच है, एक जमाने में आप कहते थे कि सरकार चलाना केवल कांग्रेस को आता। अब जनता ने बता दिया सरकार चलाना किसको आता, हमने दिखाया। मगर एक चीज अभी हमसे सीखने की जरूरत है कि विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका कैसे निभाना है, यह भाजपा से सीखिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. असम मंत्रिमंडल राज्य के विश्वनाथ, होजाई, तुमुलपुर और बजाली जिलों के 4 प्रशासनिक जिलों को अस्थायी रूप से समाप्त करने और पूर्व जिलों के साथ विलय करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के असम हाउस में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कर ये फैसला लिया। विश्वनाथ जिले को सोनितपुर में, होजई को नौगांव में, बजाली को बारपेटा में और तुमुलपुर को बक्सा में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी मन से इस फैसले को किया गया है और आशा करते हैं कि जनता इसे समझेगी। इसके अलावा 14 क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने का भी फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी किया है कि काल से हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का चेंज नहीं कर पाऊंगा टिल द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। हमने 4 नया जिला बनाया था, जैसे विश्वनाथ जिला, होजाई जिला, तामुलपुर जिला और बजाली जिला। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारा असम का पूरा संरक्षण और हमारा असम का कल्याण का बात चिंता करते हुए ये सारा नया डिस्ट्रिक्ट हम ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट से मर्ज किया और ये एक ट्रांजिशन फेज होगा। जितना जल्दी होगा हम लोग इस जिला को फिर रिवाइव करेगा आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेस। उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत दुर्घटना मामले के मद्देनजर परिवहन मंत्रालय की टीम ने हरिद्वार में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है। टीम ने दुर्घटना के कारणों की जांच की है। घटनास्थल और उसके आसपास की जगहों का भी परीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह एक बड़े हादसे में बाल बाल बचे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं आई है। अब उनके घुटने और टखने का स्कैन होना बाकी है। ऋषभ पंत के माथे पर टांके लगे हैं। पंत के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके पैर का फ्रैक्चर हो सकता है। शुक्रवार की सुबह रुड़की के पास पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था।
तब वहां सबसे पहले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत पहुंचे थे। उन्होंने ही ऋषभ पंत को बचाया और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। इस सराहनीय काम के लिए इन दोनों को पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी। इसी बीच दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की एक टीम पंत से मिलने पहुंची। पंत से मुलाकात करने के बाद डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने पत्रकारों को उनकी स्थिति के बारे में बताया और कहा कि डीडीसीए पंत की स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। कल से जब से एक्सीडेंट हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली कंटिन्यूस टच में थे, मेडिकल टीम के भी और फैमिली के भी। तो उनका यही कहना था कि एक बार जाके फैमिली से मिल के आओ, देख के आओ क्या सिचुएशन है एंड हाउ इज ही डूइंग, रिकवरिंग और व्हाट। मैं सिर्फ उसको देखने के लिए आया था और जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर ने भी हॉस्पिटल जाकर ऋषभ पंत से मुलाकात की। दोनों ने पंत की सेहत का हाल जाना। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई मशहूर हस्तियों ने भी जान गंवा दी, तो कुछ ऐसे युवाओं की जान गई जो देश के लिए कहीं ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते थे। ये सुखद संयोग ही रहा कि ऋषभ पंत की जान बच गई है, लेकिन महाराष्ट्र में साइरस मिस्त्री ने जान गंवा दी तो सुल्तानपुर में ओवर स्पीड की वजह से 4 युवाओं की जान चली गई। वहीं आज गुजरात में हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि सुरक्षा के इंतजाम आधुनिक गाड़ियों में चाहे कितने ही क्यों ना हो, आपकी जरा सी सावधानी, नियमों का पालन करने की आदत सबसे बड़ी सुरक्षा है। कैलेंडर वर्ष 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर दिन 1130 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें तकरीबन 422 लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में नए साल के जश्न के मौके पर भी आप सभी से अपील है कि सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सड़क यातायात नियमों का पालन करें। दुनिया के कुछ देशों में साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। कोविड महामारी के दौर से निकलते हुए तकरीबन 2 साल बाद लोग नए साल के स्वागत में जश्न के अंदाज में दिख रहे हैं। एक नजर दुनिया में साल 2023 के शुरू होने के जश्न पर। साल 2021 की जब शुरुआत हो रही थी तब देश और दुनिया पर कोविड का साया था। साल 2022 की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से रही थी, लेकिन अब जब 2023 का आगाज हो रहा है तब चीन को छोड़ दें तो पूरी दुनिया तकरीबन महामारी के बुरे दौर से आगे बढ़ चली है। यानी महामारी के दौर के बाद साल 2023 का आगाज जश्न और उल्लास के साथ अपनों के संग बेखौफ। भारत में भले ही नए साल के जश्न में अभी समय है, लेकिन जश्न को लेकर उमंग 7वें आसमान पर। ड्रंक करके ड्राइव करने की साथ मनाही है और अगर ऐसे में कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में इसके लिए विशेष तौर पर 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि नए साल के आगमन पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम पूरी दिल्ली और यूं कहे कि पूरे हिंदुस्तान में किए गए हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड, किर्बैती सहित जापान और दक्षिण कोरिया में नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल में नई उम्मीदें, नई उमंग, नए संकल्प और साल की शुरुआत खुशियों से भरे चेहरे। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न आने वाले अगले 24 घंटे तक मनाया जाएगा और यूएस के माइनर आउटलाइन आइलैंड में नए साल का जश्न भारतीय समय अनुसार 1 जनवरी की शाम 5:35 पर होगा और इसी के साथ पूरी दुनिया में तारीख हो जाएगी 1 जनवरी 2023।
हालांकि चीन की बढ़ती कोविड की घटनाओं और हालातों को देखते हुए भारत में एहतियात बरतने की अपील और आग्रह किया गया है। अब जिम्मेदारी लोगों पर है कि वो जश्न के रंग को फीका न होने दे और अपने साथ ही अपने परिजनों और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु सहित देश के कई महानगरों, पर्यटक स्थलों, शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल में पुलिस ने यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही ड्रिंक करके वाहन न चलाने की हिदायत भी दी है। राजधानी दिल्ली में तो 18,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का राइट है और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। साल 2023 के उत्साह में डूबे लोग जश्न मनाएं, खूब उमंग और उत्साह के साथ, लेकिन जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखें। मास्क पहने, सड़क के नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और दिखाएंगे कि देश के तमाम राज्यों में किस तरह से लोग 2023 के जश्न या फिर उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के
1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व समुदाय चिंतित है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालात को देखते हुए चीन से कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े मांगे हैं। ध्यान रहे कि चीन द्वारा जारी आंकड़े संदेह की नजर से देखे जाते रहे हैं। चीन एक बार फिर कोरोना को लेकर विश्व समुदाय की चिंता का केंद्र बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार फिर चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों से आनुवंशिक अनुक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने, मृत्यु और टीकाकरण संबंधी डेटा साझा करने के लिए कहा है। संगठन ने एक बयान में बताया कि उसके अधिकारियों की 30 दिसंबर को चीनी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर और जानकारी मांगी है, साथ ही इससे निपटने के लिए सहायता की पेशकश भी की। कोविड फैलने के स्तर और चीन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़ों को लेकर पाए जाने वाले संदेह के बीच इटली यूरोप का वो पहला देश था जिसने चीन से आने वालों की जांच को अनिवार्य किया। जांच अनिवार्य बनाने वाले भारत और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शुक्रवार को दक्षिण कोरिया और स्पेन भी शामिल हो गए। इस बीच यूरोपीय स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्टेला क्यारिकाइड्स ने चीन में कोविड की स्थिति के प्रभावों का सामना करने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि विश्व के बढ़ते दबाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनका देश चीनी नागरिकों को विदेशी पर्यटन में और अधिक छूट देने की तैयारी कर रहा है। चीनी नागरिकों की इच्छा के आधार पर हम अपने नागरिकों के लिए विदेशी पर्यटन यात्रा को बहाल करेंगे। इसके लिए संबंधित देशों से हम संपर्क करेंगे। इस बीच लंबी पाबंदियों के बीच चीन में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग अगले साल से बेहतर हालात की आशा कर रहे हैं। पिछले 2 साल से चीन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के नाम पर सख्त लॉकडाउन और जांच नियम लागू थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नए साल के आने के साथ ही क्रोएशिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। 2023 की शुरुआत के साथ वहां यूरो मुद्रा का चलन शुरू हो जाएगा। यूरो को बतौर मुद्रा अपनाने वाला ये 20वां देश है। क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आधी रात को बाल्कन राष्ट्र अपनी कुना मुद्रा को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा और यूरो जोन का 20वां सदस्य बन जाएगा। यही नहीं, यूरो मुद्रा को अपनाने के बाद क्रोएशिया दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट मुक्त शेंगेन जोन में 27वां देश होगा, जिससे 400 मिलियन से अधिक लोग यूरोप के वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होंगे। कुना मुद्रा के ATM मशीनों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। 31 दिसंबर को हम 4000 कुनाओ ATM मशीनों में से 1300 ATM मशीनों को बदल देंगे और फिर 1 जनवरी को बाकी बचे 2700 ATM मशीन। क्रोएशिया को उम्मीद है कि यूरो को अपनाने का फैसला बाल्कन देश की बढ़ती मुद्रास्फीति और अनिश्चित भू राजनीतिक के बीच क्रोएशिया को इन दिक्कतों से बाहर निकालेगा। यूरो जोन में 10% की तुलना में नवंबर में क्रोएशिया की मुद्रास्फीति की दर 13.5% तक पहुंच गई है। यह समय शायद सही नहीं है। शायद इसे ऊर्जा संकट और वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्थगित किया जा सकता था। हमारी मुद्रा कूना क्रोएशिया की संप्रभुता की पुष्टि करता है, जिसे हम यूरो की मंजूरी के साथ खो देंगे। क्रोएशिया 3.9 लाख लोगों का एक पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य है।
जिसने 1990 के दशक में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। क्रोएशिया अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के 23 साल के बाद 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया था। हालांकि कुछ क्रोएशियाई निवासी यूरो की मंजूरी से नाखुश भी दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और नए साल को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार नए साल पर काशी विश्वनाथ धाम में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए, दर्शन किए। और काशी विश्वनाथ धाम का जो मुख्य कार्य है, जो व्यवस्था देखते हैं, वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, इस बार आप लोगों ने पिछली बार की भीड़ को देखते हुए क्या व्यवस्था की है? श्री काशी विश्वनाथ धाम में 9 वर्ष पे श्रद्धालुओं की संख्या आने की अधिक संभावना है, इसलिए हम लोग पहले से तैयारी करके रखें। न्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो कर लें। हम लोगों ने पिछले वर्ष से अनुभव लेते हुए इस बार हमने प्रॉपर बैरिकेटिंग की है, श्रद्धालुओं के लिए कतारबद्ध रूप से होकर दर्शन कराने की व्यवस्था की है। साथ ही जो टिकट फैसिलिटी थी वो कुछ दिन के लिए बंद कराई ताकि श्रद्धालु को ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने लगातार तैयारी कराई है। ये जो झांकी दर्शन की क्या व्यवस्था, कितने दिन के लिए है? नहीं, नॉर्मली हम वैसे भी झांकी दर्शन व्यवस्था कराते हैं, लेकिन कुछ जो जनता है उसके जो श्रद्धालु उनके डिमांड पे हम कुछ देर के लिए खोलते हैं कि लोग अंदर से भी जाके दर्शन कर लें। परंतु जब भीड़ संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दिशा में वो हम अंदर वाली व्यवस्था को बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे नहीं तो फिर श्रद्धालुओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए खोलते हैं कि लोग अंदर से भी जाके दर्शन कर लें, परंतु जब भीड़ संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दिशा में वो हम अंदर वाली व्यवस्था को बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे नहीं तो फिर श्रद्धालुओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो वो झांकी दर्शन पूर्ववत ही रहता है, बस उस दिन पूर्णतया हो जाता है कि उस दिन फिर किसी दिशा में हम अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, उस दिन बाहर से सभी को दर्शन कराते हैं, ये व्यवस्था रहती है। गर्भगृह में जाने की व्यवस्था इस बार नहीं रहेगी क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसी व्यवस्था काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने की है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो धार्मिक स्थलों पे भी कल के लिए यानी कि 1 जनवरी 2023 के दर्शन के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ, माता वैष्णो देवी, इन तमाम स्थलों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं भीड़ और श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। दुनिया भर में लोग नए साल 2023 के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। हम जानते हैं कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के चलते पिछले 2 सालों में नए साल के जश्न को लोग पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए हैं, लेकिन हालांकि इस बार भी नए साल पर कोरोना ने दस्तक दे दी है।
हालांकि बड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, कोविड को लेके कोई सख्त गाइडलाइंस अभी जारी नहीं है, लेकिन फिर भी 1 तारीख और 31 के जश्न को लेकर राज्यों ने अपने अपने स्तर पर गाइडलाइंस जारी की हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंगलोर से। नीरज, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, 2 साल के अंतराल के बाद लोग नए साल के जश्न के उस मोड में हैं, तो एक तो माहौल कैसा दिख रहा है, क्योंकि आपके पीछे भी जो लाइट्स दिखाई दे रही हैं जिस इलाके में आप हैं, जानना चाहेंगे कि बैंगलोर में किस तरह से लोगों ने तैयारियां की हैं नए साल के लिए। देखिए, मैं आपको सीधे दृश्य दिखा देता हूं कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकलकर सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। ये ब्रिगेड रोड और एमजी रोड का हिस्सा है, जहां पर बड़ी संख्या में बेंगलुरु के जो लोग हैं वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हर साल जुड़ते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में उतना ज़्यादा जो रश है वो इस इलाके में देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज अगर हम बात करें आज की, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे साथ एक बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं यहाँ? हम बैंगलोर हुबली से आए हैं। तो यहाँ क्या सुना था आपने कि यहाँ बहुत अच्छे सेलिब्रेट होता है? हाँ, सुना था। क्या क्या देखा आपने? अभी हमने इधर भीड़ को देखा और सब एंजॉय करते हुए देखा, थोड़ा बहुत खाया। अभी फैमिली घर में जाके केक कट करके अगले दिन फिर एंजॉय करेंगे। तो ये आपने देखा है, एक बच्चा आया है हुबली से, यहाँ पर पहुंचे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम सीधे ही आपकी बात करा देते हैं। ये बड़ा फेमस है यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो आपने पहली बार आए या सुना था? नहीं सर, नमस्कार सबको, पहली तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। मैं तो फिलहाल एक्चुअली हुबली का हूँ, रह चुका हूँ, पैदाइशी उधर हुई है, बट ज़्यादातर इधर कर्मभूमि में मेरा बैंगलोर रहा है। मैं पिछले 20 सालों से इधर रह चुका हूँ। इधर से पहले दफ़ा मेरे पापा लेके आते थे एज ए स्टूडेंट। तो जो माहौल इधर अभी 2 साल के बाद एन्चेंटिंग वे हो रहा है, क्योंकि लोगों को कोरोना के वजह से नहीं मिला था, इट इज़ बीन एब्सोल्युटली फैबुलस। मैं आशा करता हूँ सब सुकल मंगल हो और जो आने वाला 2023 हो सबके लिए एकदम बढ़िया हो, और भगवान आपको सब खुशहाल रखे। मे गॉड ब्लेस एवरीवन एंड जय भारत। ये आपने देखा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, कैसे काफी लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए? हाँ, बहुत सारे लोग हैं अंदर, लेकिन सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। बेंगलोर का सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, इधर बहुत सिक्योरिटी है। अंदर बहुत सारे लोग हैं। सेलिब्रेशन पता नहीं, 2 साल पहले सुना, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग स्टूडेंट है, हम लोगों ने सोचा था कि इधर सेलिब्रेशन होगा इसीलिए आया, लेकिन बोल रहे हैं कि सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के पहले सेलिब्रेशन हुआ था, उसके बाद सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत दुखी है, लेकिन जो भी है वो भी ठीक है, फिर भी कोरोना नहीं आ सकता। हम लोग खुश है। हैप्पी न्यू ईयर फॉर। ये आपने ऋतु देखा कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हालांकि कोरोना का उतना असर नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कई लोग मास्क लगा भी रहे हैं। लेकिन इतना है कि बेंगलुरु में जो एमजी रोड है और ब्रिगेड रोड है वो काफ़ी फेमस है, और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ सेलिब्रेशन के लिए पहुंचते हैं और न्यू ईयर को। नीरज, आप बैंगलोर में थोड़ा से ठंड से बचे हुए से नजर आ रहे हैं, लेकिन मेघना का रुख करते हैं। मेघना पणजी में है, मेघना पूरे फॉर्म में है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में भी, और शायद उस सेलिब्रेशन के बीच में से निकल के आई है ऐसा लगता है। मेघना, गोवा का अपना अलग आकर्षण है जो कि नए साल का होता है, क्रिसमस से वो शुरू होता है और आगे भी चलता है, लेकिन ये समय ऐसा भी है कि जहां कोविड के कुछ मामले बढ़ने की आशंकाएं हैं। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह से प्रशासन ने पूरी तैयारी की है? देखिए, कई जगहों पर यहाँ पर हमने देखा गोवा में खास करके पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा भीड़ है गोवा में, और बहुत ज़्यादा क्राउड, और ना केवल यहाँ का लोकल क्राउड बल्कि खास तौर पर कर्नाटक, महाराष्ट्र से और गुजरात से, दिल्ली से, कई जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। और सबसे अहम बात तो यहाँ पर बता दूँ, कई फॉरेन टूरिस्ट्स भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में गोवा में नज़र आ रहे हैं इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में। अहम बात यह है कि चूँकि कोविड के कारण पिछले 2 सालों में इस तरह के सेलिब्रेशंस नहीं हो
पाए थे इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे कोविड के कारण। जो सेलिब्रेशंस गोवा में जो खास तौर पर अपने सेलिब्रेटिव और फेस्टिव मूड के लिए जाना जाता है, वहाँ पर इस किस्म के सेलिब्रेशंस नहीं हो पाए थे। लेकिन अहम बात यह है कि इस बार क्राउड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है और प्रशासन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने की। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये खास तौर पर मैं अभी पंजे में मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कई जगहों पर लाइनों में लोग वेट कर रहे हैं एंट्रीज के लिए, उनकी बारी आए इसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर बताइए, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली की सर्दी से बचकर गोवा आए? गोवा आया था। सर्दी काफ़ी है, सर्दी वहाँ पे दिल्ली पे, यहाँ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल एकदम गर्मी है। और कैसा न्यू ईयर सेलिब्रेशन माहौल कैसा? बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे लोग हैं, मगर कोविड का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए कुछ लोग खुद से ही ऋतु यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खुद से ही कोविड का ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोग ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर अगर हम देखें क्लब्स में या कई रिजॉर्ट्स में, क्रूजेस पर, ये देखा जा रहा है कि मास्क भी बांटे जा रहे हैं कई जगहों पर। तो लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो चूंकि इतना ज़्यादा क्राउड है और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर खासतौर पर गोवा में सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना बेशक मुश्किल नज़र आ रहा है। और ऐसे में गोवा में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं मुश्किल हो रहा है प्रशासन को क्राउड कंट्रोल करना। और लोगों, चूंकि लोग फेस्टिव मूड में हैं, सेलिब्रेशन के मूड में हैं और कई जगहों पर देर रात तक यहाँ पर पार्टीज हैं और खास तौर पर मिडनाइट पर जिस तरीके से जगमगाता हुआ नजर आता है गोवा, वो सभी लोग वो दृश्यों को देखते हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग खास तौर पर नजर बनाए रखते हैं। क्रूज पार्टीज हों, बीच। जी मेघना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, बेंगलोर प्रशासन ने बहुत साफ ये कहा कि 1 बजे तक जितने भी जश्न हैं, वो पब्स हो या फिर तमाम जगहों पे जो जश्न मनते हैं क्लब्स में, उन्हें 1 बजे तक खत्म करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हाल गोवा का है कमोबेश उसी तरह का हाल बेंगलोर का भी होता है, क्योंकि ये तमाम वो शहर हैं जो मौसम से भी अच्छे हैं और इनके आकर्षण अपने हैं, अपने तरीके के हैं। तो उस आकर्षण को लेकर भीड़ जो इतनी है उसको लेकर कानून व्यवस्था को काबू करने के लिए भी क्या क्या चीजें की गई? देखिए, हम सीधे दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरह के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। ऋतु, ये अगर मेरे राइट में देखें तो पुलिस के जो लोग हैं वो मचान पर मौजूद हैं और जितने भी लोग यहाँ पर ऋतु पहुंच रहे हैं उनकी प्रॉपर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा रोडों पर भी जो सिविल ड्रेस में जो पुलिस है वो मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं सिविल ड्रेस में, क्योंकि सेलिब्रेशन के समय कोई बदतमीजी ना कर पाए उसका भी ध्यान है वो जो पुलिस है और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी रख रहा है। कुछ और ऋतु लोग हैं और ये एक लाइट का कह सकते हैं कि हेयर बैंड टाइप से लगा है, क्या बोलते हैं इसे? हेयर बैंड लाइक लाइट that to celebrate new year, new kind of thing to wear different. You are first time coming here? No, I came 3 to 4 times to MG Road. Last time also I came to here to celebrate new year. Now this is second time. ये आपने ऋतु देखा। कुछ और भी मैं कलर यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको कि अगर आप यहाँ देखें एक तमाम सज धज के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं वो यहाँ सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर 12 बजेंगे ऋतु तो सारी लाइटें एक साथ बंद कर दी जाएंगी और कुछ सेकंड के बाद फिर उन लाइटों को जलाया जाएगा और 2023 में जो यहाँ के जो लोग हैं वो प्रवेश कर जाएंगे। तो एक बड़ा सेलिब्रेशन है और उसी तरह सुरक्षा के भी इंतजाम है। हालांकि कोविड को लेकर जरूर कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि चिंता की बात है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो मास्क लगा रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना है उसका भी ध्यान रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रंग में भंग पड़ जाए और जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़े। तो लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है जो मास्क नहीं लगा रही है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि पिछले 2 साल में
इस तरह का सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कई सारे लोगों से हमने बात भी की, उनका ये कहना है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के कारण फिर से दोबारा सब चीज बंद हो जाए, तो वो ये चाहते हैं कि जो सेलिब्रेशन है वो ठीक तरीके से कर पाए। ऋतु जी, मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघना, कोविड के मामले जब बढ़ रहे थे उन दिनों भी गोवा प्रशासन का ये कहना था कि बहुत ज्यादा सख्ती या फिर लॉकडाउन जैसे किसी कदम की तरफ नहीं राज्य सरकार बढ़ेगी, इसलिए भी क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है रेवेन्यू का। गोवा पिछले 2 साल से इस पे एक भारी चोट देख चुका है। ऐसे में ये जब मौसम आया है तो कोविड को भी ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा व्यवस्था, हम बहुत सालों से देख रहे हैं इस तरह के सेलिब्रेशंस गोवा में होते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तभी कोई बड़ा मसला नहीं रही है, कोई बड़ी इंसिडेंट नहीं होती रही है, फिर भी किस तरह के इंतजाम? जी देखिए ऋतु, जिस तरीके से हम जानते हैं कि गोवा में जिस किस्म के सेलिब्रेशंस होते हैं और खास तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि कोविड एक बहुत अहम रोल प्ले करता है टूरिज्म फुटफॉल को लेकर, इसका एडवर्स इफेक्ट बेशक टूरिस्ट फुटफॉल पर पड़ता है। और जब हम देखते हैं कि अभी हाल में ही 1 हफ्ते पहले एक मीटिंग ली गई थी, गोवा गवर्नमेंट ने एक मीटिंग कोविड के लिए प्रिपेयर्डनेस, और खासकर चूंकि हम जानते हैं क्रिसमस के बाद से बहुत बड़ा फेस्टिव सीजन गोवा में शुरू हो जाता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक काफी ज्यादा भीड़ और काफी ज्यादा टूरिस्ट गोवा आते हैं। तो ऐसे में सेंसिटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंटियर्स हो, रिजॉर्ट ओनर्स हो, ऐसे सभी लोगों को एक तरीके से और खासतौर पर टूरिस्ट को खुद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जागरूक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। जब हम बात करते हैं टूरिस्ट को लगातार, खासकर गोवा जैसी जगह जो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ऐसी जगह पे क्योंकि अगर हम देखें तो ज्यादा अगर स्ट्रिक्टर। जी मेघना, नीरज मेघना से हम जुड़े हुए हैं, मेघना से बात कर रहे हैं। बीच में मेघना के साथ संपर्क करने में थोड़ी समस्या आ रही है। नीरज, हम जानते हैं कि दिल्ली को भी आप लगातार कवर करते रहे हैं और दिल्ली में भी हमने देखा है कि जिस तरह की भीड़ भाड़ और खासकर इंडिया गेट के आसपास पिछले 2 साल में हमने देखा जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए, उसने ट्रैफिक पर भी एक बड़ा असर डाला। क्या बेंगलुरु जैसी जगह के लिए भी ट्रैफिक, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए एक समस्या बनती है जिसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बेंगलुरु का ऋतु अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की ही समस्या है। और आपको अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपको कई बार 1.5 से 2 घंटे का समय है वो भी लग जाता है। और आज तो सेलिब्रेशन का दिन है बेंगलुरु के लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्से से भी यहाँ पर जो लोग हैं वो सेलिब्रेशन के लिए पहुँचते हैं। तो आज व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी जो यातायात कर्मी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो बाद में छुट्टी ले सकते हैं। पूरी की पूरी यातायात की जो टीम है पुलिस की वो सड़कों पर मौजूद है, क्योंकि जब हम भी यहाँ पर ऋतु पहुंचे थे एमजी रोड तक तो हमें भी काफ़ी जो दूरी है वो पैदल तय करनी पड़ी थी। गाड़ियाँ भी हमारी रैंग के चल रही थी। आप कल्पना करिए कि ये जो ट्रैफिक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस तरह का जो ट्रैफिक है वो रैंग कर यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि ये मेन इलाका है ऋतु और जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलते हैं। और इसके साथ ही राइट में अगर जो लोग हैं वो अगर आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि इनको भी लगता है लोगों को कि कोरोना के काल में जिस तरह का सेलिब्रेशन वो लोग नहीं कर पाए और इस बार कम से कम उनको ये मौका मिला है। किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है, हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि आप कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क या सोशल दूरी है उसका स्वतः ही जो पालन है वो करें। तो कुछ लोग करते दिखाई भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो सेलिब्रेशन है वो ठीक तरीके से कर लें। पता नहीं आगे अगर कोरोना के केस बढ़ जाएंगे तो इस तरह का सेलिब्रेशन भी शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में तो कम से कम देश के अंदर इस तरह की स्थिति थी। तो लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बात भी करवाई थी कई लोगों से, हुबली से, कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से बेंगलुरु पहुँचते हैं और यहाँ पर जो नया साल है उसका सेलिब्रेशन ये करते हैं। और इस समय लगातार, चूँकि अभी भी जो समय है वो उतना नहीं हुआ है, 12 बजे के आसपास या जो भीड़ है वो अपनी चरम पर दिखाई देगी ऋतु। और चाहेंगे आप भी थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, आपके पीछे अपने नए साल आपके पीछे जो सज्जन खड़े हैं आप भी उनकी तरफ देखें नीरज जरा, ठीक इस तरफ, आपके दूसरी तरफ
आपकी दूसरी तरफ सफेद पोशाक में एक सज्जन खड़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल मास्क लगा के और सेलिब्रेशन के ही मूड में। कहाँ से आए हैं आप? हम दावणगेरे। यहाँ पे कहाँ घूम के आए, कहाँ गए आप? स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड और उसका चर्च स्ट्रीट का बगल वाले रोड, इधर सभी एमजी रोड, सभी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नीरज तो बेंगलोर ये आप देख रहे हो लतू कि किस तरह से सेलिब्रेट कर। नीरज बेंगलोर में और कौन कौन सी जगह है जहां लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनेशंस लोग बहुत समय पहले से चुनने लगते हैं कि उन्हें कहां जाना है। ऋतु आप अपना सवाल दोहराएंगे? नीरज मैं ये पूछ रही थी कि बैंगलोर में कौन कौन सी जगह है जो डेस्टिनेशंस के तौर पे लोग नए साल के लिए चुनते हैं कि वो वहां पे जाएं और जश्न मनाएंगे। देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो एमजी रोड है वही फेमस है। इसके अलावा जो ब्रिगेड रोड है वो फेमस है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्ट्रीट जो शॉपिंग है उसकी सुविधा मौजूद है। खाने पीने के तमाम जो स्टॉल हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नंदी हिल है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः अगर हम देखें बेंगलुरु के अंदर तो एमजी रोड और ब्रिगेड रोड ये दो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में सेलिब्रेशन के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा अलग अलग रेस्टोरेंट हैं वो भी अपनी जो नाइट पार्टियां हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। फार्म हाउस में भी जो नाइट पार्टियां हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं। लेकिन अगर आम बेंगलोर वासियों की बात करें जी नीरज बहुत भीड़ भाड़ है, आप भी अपना मास्क लगा के रहे। मेघना हमारे साथ जुड़ी है। मेघना चाहेंगे आपसे कि हम इस बातचीत को खत्म करें, उससे पहले अपने कैमरामैन से कहिए कि एक पैंट शॉट देके दिखाए कि आसपास का माहौल, ये रौनक कैसी है। बिल्कुल जी ऋतु, मैं कैमरा पर्सन से हमारी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कुछ शॉट्स यहाँ पर दिखाएं, खास तौर पर कि लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में फैमिलीज़ के साथ और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इनमें से कुछ लोगों से मैं आपकी बात भी कराती हूँ जो यहाँ पर आए हुए हैं खास न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए। सर बताइए कहाँ से आए हैं? हम बेलगाम से आए हैं। अच्छा, यहाँ कैसा माहौल लग रहा है? गोवा में कोविड के कारण जो सेलिब्रेशंस नहीं हो पाए थे, इस बार काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी BF7 का भी माहौल चल रहा है, इसलिए लोग में बहुत जोश है, क्योंकि 15 दिन में क्या हो सकता है मालूम नहीं है। और फिर से लॉकडाउन हुआ तो लोगों को बहुत ये हो घबराहट से हो रही है, इसलिए लोग भाग के आ रहे हैं। तो देखिए कुछ लोग इसको इस तरीके से भी मना रहे हैं कि ये न्यू ईयर मतलब पूरे जोश के साथ मना लें। और देखिए शॉर्ट्स में आपको दिखा सकते हैं साफ तौर पर विजुअल्स में कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और ना केवल यहाँ पर बीचेस पर, खास तौर पर जो शैक्स यहाँ पर हैं, कई फेमस बीचेस हैं, वैगेटोर बीच हो, कलंगुट बीच हो, कैंडोलिम, कई ऐसे बीचेस हैं खास तौर पर गोवा में जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और साफ तौर पर ना केवल बीचेस पर बल्कि क्रूज रिजॉर्ट्स और ऐसे कई जगहें हैं। और गोवा में खास तौर पर हर बार देखा जाता था ऋतु, ये ट्रेंड रहता था कि नॉर्थ गोवा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी साउथ गोवा के कंपैरिजन में, लेकिन इस बार ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है कि साउथ गोवा में भी काफी ज्यादा भीड़ है। और खास तौर पर गोवा के अनएक्सप्लोर्ड जगहों को, जो हिल्स है, जो यहाँ पर वाटरफॉल है, जो कर्नाटका का बॉर्डर एरिया है, वहां पे भी काफी ज्यादा टूरिस्ट अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और चूंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर, तो एक तरीके से देखें तो लोगों में थोड़ा डर है, लेकिन उस डर के साथ ही साथ लोग ये चाहते हैं कि इससे पहले कि कोरोना के मामले अगर कुछ बढ़ते भी हैं तो उससे पहले वो कम से कम थोड़ा बहुत घूम ले, परिवारों के साथ इस नए साल के जश्न को मना ले, अलग अलग शहरों में घूमकर, जिसकी तस्वीरें और जो बातचीत आप दोनों ही संवाददाताओं ने कराई। बैंगलोर से नीरज आपका बहुत धन्यवाद, मेघना आपका धन्यवाद। इस धन्यवाद के साथ ही साथ आप दोनों को नए साल की शुभकामनाएं भी। जी नीरज, कुछ बच्चियां हैं जो आई हैं और वेट कर रही हैं, वो चाहती हैं कि उनसे भी सवाल किया जाए। तो ये बच्चियां यहाँ पर खड़ी हैं। बहुत कहाँ से आए हैं? मैं छुड़संद्रा में। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं अच्छे एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, मस्त एंजॉय कर रहे हैं।
तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऋतु, ये भी आए और ये काफी देर से खड़े थे, चाहते थे कि इनसे भी बात की जाए। तो लोग कह सकते हैं कि फुल मूड में हैं और एंजॉय कर रहे हैं नए साल के आने का। बिल्कुल नीरज, आपको और मेघना आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और देश की अन्य बड़ी खबरों को भी आपके साथ छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए अनुमति। सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार में जहरीली शराब पिलाकर 80 लोगों की जान लेने वाले आरोपी को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राम बाबू महतो के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र की वसई अदालत ने शनिवार को टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शीजान खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शनिवार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने 28 वर्षीय अभिनेता को अदालत में पेश किया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बिहार के बोधगया में कालचक्र मैदान में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के एक शिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। दलाई लामा के प्रवचन को सुनने के लिए 80,000 से अधिक बौद्ध भक्त एकत्र हुए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात 1 घंटे चली। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनकी माताजी के निधन पर शोक भी जताया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केरल के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने कोच्चि में केंद्रीय मत्स्यिकी, समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। डॉक्टर एल मुरुगन कोच्चि में फिशिंग हार्बर का भी दौरा करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद फ्लावर शो 2023 का उद्घाटन किया। फ्लावर शो में कई तरह के खूबसूरत फूलों और पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल से फ्लावर शो का आयोजन नहीं किया जा रहा था।